अब एक इतनी बड़ी सप्लीमेंट्स कंपनी चलाते हो, कौन कौन से सप्लीमेंट्स स्कैम चल रहा है? गमी की बात करते हैं, बोल देंगे कि बायोटिन की गमी खा लो बाल आ जाएंगे। 4 ग्राम की गमी है, उसमें 90% शक्कर है। इंडियंस के लिए 3 सुपर फूड टाइप के इंग्रेडिएंट्स बताओ। मोरिंगा, इवन मोदी जी मोरिंगा का सूप पीते हैं। सिनेमन एंड तीसरा इंग्रेडिएंट आई वुड से सेजन बायो फॉर हेयर हेल्थ। शतावरी आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स में थे, क्या होता है शतावरी? ये हार्मोनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। 30% वुमेन आर गोइंग थ्रू PMS और PCOS। इसकी वजह से मूड स्विंग्स, वेट गेन, इनफर्टिलिटी, ये सारा प्रॉब्लम होता है। इसको बैलेंस करने के लिए शतावरी इज वन ऑफ द बेस्ट हर्ब इन आयुर्वेदा। इंडियंस को सबसे बड़ी जो गलतफहमी वो ये है कि उनकी डाइट अच्छी है। सारे लोग बोल रहे हैं हाँ ऑयल कम करो। जो बाहर का खाना, प्रोसेस फूड, आपको पता भी नहीं चलता 1200 से 1500 कैलोरी खा रहे हो। और वही चीज अगर आपको अपनी घर की डाइट में से खानी होगी तो उसके लिए आपको इतना खाना पड़ेगा टू हैव 1500 कैलोरीज। कोई ऐसे होम रेमेडीज है जो ओवर हाइप्ड है? जो ऑयल में डाल के जो सारी चीजें बाल में लगाते हैं, मेथी का ऑयल, ये ऑयल, यार वो बहुत सरफेस लेवल ट्रीटमेंट है, वो क्रॉनिक चीजों पे काम नहीं करती है। ऐसे कुछ टॉप एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स बताओ जो हर इंडियन हाउस होल्ड को लेना ही चाहिए अपनी डेली डाइट। आपने ओजेम्पिक या उसके जैसे और वेट लॉस सप्लीमेंट्स का नाम तो जरूर सुना होगा। आजकल हर कोई दूसरा इंसान या तो वेट लॉस सप्लीमेंट ले रहा है या सोच रहा है कि मैं उसे लूं या ना लूं, बट क्या वो सच में काम करते हैं? हम शॉर्टकट्स ढूंढना चाहते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस करे बिना एंड सिर्फ सप्लीमेंट्स पे डिपेंड करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए क्या ये अप्रोच सही है? मार्केट में जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, क्या वो क्लिनिकली प्रूवन भी है या सब एक स्कैम है? और इन सब सप्लीमेंट्स के लॉन्ग टर्म रिस्क क्या हो सकते हैं? इन सब क्वेश्चंस का आंसर देंगे आज के हमारे गेस्ट मिहिर गदानी, को फाउंडर ऑफ ओजीवा, जो लोगों को इन्फॉर्म्ड और अवेयर बनाना चाहते हैं अपनी हेल्थ चॉइसेस को लेकर। अगर आप या आपके घर में कोई सप्लीमेंट्स ले रहा है, वेट लॉस जर्नी पे है या हेल्थ के बारे में सीरियस है, तो ये एपिसोड उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा एंड मुझे कॉमेंट्स में बताना कि आप सप्लीमेंट्स लेना प्रेफर करेंगे या नहीं। बट आप एक इतनी बड़ी सप्लीमेंट्स कंपनी चलाते हो, आप इतनी रिसर्च करते हो, आप चीज़ें बहुत देखते होगे बारीकी से। कौन कौन से वेट लॉस सप्लीमेंट्स वर्क करते हैं? इतने बिक रहे हैं मार्केट में, हज़ारों। ये कुछ भी काम नहीं करेगा, कितनी भी रिसर्च कर लो। अगर आप इसके साथ में आपकी लाइफस्टाइल खराब है, मतलब आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो ऐसा कोई ड्रग या ये सारी चीज़ें नहीं है जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगी। मे बी शॉर्ट टर्म में कोई चीज़ चल जाए, कोई गिमिक से चल जाए, लेकिन अगर आप वर्कआउट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एनर्जी इन एनर्जी आउट और आपकी जो लाइफस्टाइल है, जो खान पान है, वो ठीक नहीं रखोगे तो ये कुछ भी नहीं काम करेगा। मतलब ये तो बोलना ही गलत हो जाएगा कि मेरा ये ले लो और उसके बाद आपको फुल लाइसेंस टू चीट है, ये तो हो ही नहीं सकता, राइट? तो मतलब डेली वर्कआउट, वॉक और खाना पीना ढंग से तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। There is no other option। बट लोग अपनी जान लगा देते हैं, पूरे पैसे सब बर्बाद कर देते हैं जस्ट टू मेक श्योर दैट दे लुक। अगर हम बात करें सिस्टम को हैक करने की, ठीक है, अब सिस्टम को हैक कैसे किया जाता है? जो नया सेमाग्लूटाइड जो ड्रग है, जो वीगोवी या ओजेम्पिक के नाम से अभी आ रहा है मार्केट में, अब वो करता क्या है? क्या करता है वो? आपके ब्रेन में हंगर हॉर्मोन्स के सिग्नल्स है, इसको हैक कर देता है। मतलब कि आपकी बॉडी में ऐसे सिग्नल्स आते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि हमारी गट और ब्रेन का कनेक्शन है, हाँ, राइट? तो गट का और ब्रेन का कनेक्शन क्या है कि भाई जब मेरा पेट फुल हो जाए तो एक टाइप का हार्मोन, यानी कि एक रिसेप्टर होते हैं हमारे दिमाग में, ये क्लिक करते हैं वहाँ पे और वो बोलते हैं भाई भूख लगने का सिग्नल आ जाए और भूख खत्म होने का सिग्नल आ जाए। ठीक है, अब ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ, गॉट इट। ठीक है, ये जो सिग्नल है एक दूसरे में अंदर बात करने की चीज है, इसको ये हैक करते हैं। जैसे भूख ही नहीं लगेगी, भूख ही नहीं लगेगी, तो ये होता है हमारी बॉडी में होता है एक GLP-1 करके एक हार्मोन है, एक बेसिकली एक टाइप का जो बायोकेमिकल है, वो हमारी बॉडी सिक्रेट करती है, जिसकी वजह से हमारी दिमाग को सिग्नल जाता है कि बस हो गया भाई, अभी मेरा पेट भर गया है। ये GLP-1 क्या है? ये नेचुरल चीज़ है, हमारी बॉडी खुद करती है, इसको बनाती है। जिन लोगों को
डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, इनमें ये सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ होता है। अब GLP-1 ये जो ड्रग है, ये इसका 93 या 94% सिमिलर कॉपीड वर्जन है। आपने रजनीकांत की मूवी देखी होगी, जो रोबोट, उसमें वो चिट्टी होता है, हाँ। उसका क्लोन है वो। अब ये वो समझो कि GLP-1 का क्लोन है। वो अपने हर हफ्ते लेना है, इंजेक्शन डालनी, महीने का वो पूरा 4 वाला सिस्टम है। वो क्या करता है कि भाई वो अपनी बॉडी में एक्सटर्नली आप दे रहे हो कि ये सिग्नल आ गया, तो इसकी वजह से हमारे दिमाग को सिग्नल जाता है। अब ये जो हैकिंग कहाँ है, हाँ। नॉर्मल जो GLP-1 है हमारी बॉडी का, उसकी जो हर एक चीज़ की हाफ लाइफ होती है। मतलब बेसिकली हमारे जो भी बॉडी में ऐसे सिस्टम होते हैं कि कुछ एक केमिकल आया तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का एक दूसरा केमिकल काम करता है, और वो उसको तोड़ते हैं। जैसे एंजाइम हो गए जो प्रोटीन को तोड़ते हैं, उसको लेके जाके अपनी सही जगह पे पहुंचाते हैं, राइट। ये उसको बोलते हैं हाफ लाइफ, ठीक है, जो ये टूटा और वहां तक पहुंच गया। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। इसकी हाफ लाइफ होती है कुछ घंटों की, जो हमारी बॉडी में जो असली GLP-1 अंदर बैठा है, जो बॉडी सिक्रेट कर रही है, इसकी है 7 से 8 दिन की। तो इमेजिन वो जो आप इंजेक्शन ले रहे हो वो 7 से 8 दिन आपकी बॉडी में घूमे जा रहा है। तो आपकी बॉडी को आपने हैक किया हुआ है और सिस्टम को बोला गया भाई ये तो अभी तक घूम रहा है, इसका मतलब मुझे भूख नहीं लगी है, तो ये वो स्विच को ऑफ कर देता है। अब ये जब होता है, ये हैकिंग है, आप उसको कुछ भी बोल लो। अब जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, जो ओवरवेट है, ओबीस है, जिनको वर्कआउट करने से या डाइट से भी नहीं फ़ायदा हो रहा है, उनके लिए शायद ये ठीक है। जिनको डायबिटीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है, इंसुलिन सेंसिटिविटी की लगी पड़ी है, उनके लिए ठीक है। बट एज अ फैशन बिना वर्कआउट किए और इसके लोगे तो क्या होगा कि सबसे पहले इसके 2 तरीके। एक तो ये आप लोगे तो इसमें होता क्या है, आपका जो वेट लॉस हो रहा है उसमें 50% फैट हो रहा है और 50% मसल लॉस हो रहा है। अब मसल लॉस होना इज नॉट गुड। एक तो मसल बनाना ही इतना डिफिकल्ट है, जो बने हुए मसल है वो और भी चले जाएंगे। तो इसीलिए आपको सोचो, वो जो आप बोलते हैं ना कि वो ओजेम्पिक फेस हो गया, गला पतला हो गया, मुंह पिचक गया, ये इसकी वजह से होता है। बिकॉज देन, और फिर आपको भूख ही नहीं लगी, आपके पास एनर्जी नहीं है, आप वर्कआउट ही नहीं कर पाते। सो इमेजिन दिस इज अ सुपर हैकी वे टू डू इट। सबके लिए नहीं होना चाहिए ये, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनके लिए है। और देखो, ये ऐसी टाइप की ड्रग्स 2000 में भी आई थी, सन 2000 में, 1980s में भी आई थी। इससे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अब इस पे ये अभी नया है, इस पे स्टडीज़ और होगी। अब ऐसी टाइप से जो सिस्टम है हैकिंग वाली, ब्रेन को हैक करने वाली, जैसे वैसे पहले भी आ चुकी है, उससे डिप्रेशन के केसेस बढ़ गए थे अभी यूरोप में। इसकी बात नहीं कर रहा, इसके पहले जो ड्रग्स आई थी जो सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या उसके आसपास थी, इनसे क्या हो गया कि आपके जो ब्रेन में जो सिग्नल्स है, जो हैप्पी हार्मोन्स के सिग्नल्स है, उसको भी उसने ब्लॉक कर दिया। तो इसकी वजह से बहुत सारे आप बोले थे यूरोप में कुछ, यूरोप में इट वाज बैंड। वो 4-6 महीने में बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव इफेक्ट्स देखे इसके। पीपल वेंट टू डिप्रेशन, देन दे डिड रॉन्ग थिंग्स टू देयर लाइव्स, राइट, जिसकी वजह से इसको बैन कर दिया। सो नाउ वी हैव टू वेट एंड वॉच कि ये सिर्फ इंजेक्शन आ गया तो मेरी लाइफ अभी वेट लॉस इजी हो गया, ये नहीं है। दूसरा अब बात आती है कि भाई बाकी की जो ड्रग्स हैं या नेचुरल रेमेडीज़ हैं, यार ये सब कुछ तभी काम करेगा। सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट का मतलब होता है कि इट्स अ सप्लीमेंट्री थिंग टू योर डाइट। इट कैन नॉट बी अ मेन पार्ट, राइट। आप उसके भरोसे पूरा मत करो, उसको एज अ हेल्पिंग हैंड लो। साथ में आपको वर्कआउट, साथ में थोड़ा सा
अच्छा खाना और एनर्जी इन एनर्जी आउट तो चलेगा, और साथ में गट हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो लेट मी कम बैक टू द गट हेल्थ प्रॉब्लम। गट हेल्थ से इन्फ्लेमेशन, अभी आप बहुत लोगों ने सुना होगा कि इन्फ्लेमेशन क्या है, इन्फ्लेमेशन के बारे में बात कर रहे हैं लोग। क्या होता है इन्फ्लेमेशन? समझो आपकी बॉडी में है ना कोई चोट लग गई या आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, तो इस टाइम पे बॉडी जो इम्यून रिस्पॉन्स भेजती है आपके बॉडी में, सपोज चोट लग गई, वहाँ पे लाल हो गया, स्वेलिंग हो गई, तो ये इन्फ्लेमेशन का एक छोटा सा एक रूप है। अब एक वाइल्ड फायर अभी लगी थी कैलिफोर्निया में, तो वो कैलिफोर्निया की वाइल्ड फायर अगर पहले ही बुझा दी जाती तो इतना बड़ा वाइल्ड फायर, इतना ज़्यादा नुकसान, लोगों के घर जल गए, ये सब नहीं होता। तो जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है इन्फ्लेमेशन, तो आपकी बॉडी में ऐसे भयानक चीज़ें वो करता है। और उसके लिए क्या चाहिए? फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, राइट, फायर को बुझाने के लिए। तो फायर एक्सटिंग्विशर का काम क्या है कि उसको शांत करे आपकी बॉडी में जाके। तो यही होता है जब आप एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड खाते हो। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लॉन्ग टर्म में क्रूशल कोई बेनिफिट्स होते हैं क्या इसके हेल्थ पे? तो यहाँ पे मैं एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। एंटी इन्फ्लेमेटरी के साथ में FLAME को याद रखना है। F मतलब फाइबर रिच फूड, L मतलब लो ग्लाइसेमिक फूड, मतलब आपका जो खाना आप खाते हो उसमें से आपको अगर हाई शुगर स्पाइक नहीं होती है, वैसी चीज़ें जैसे खिचड़ी जहाँ पे प्रोटीन और कार्ब्स ये दोनों साथ में मिलके जाते हैं, तो ये लो ग्लाइसेमिक है। फिर ए मतलब एंटीऑक्सीडेंट, तो आपका जो अलग अलग कलर के जो आप फ्रूट्स खाते हो उसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। जैसे बहुत सारे हर्ब्स होते हैं, जैसे तुलसी हो गया, जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, ये सारों में से आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी मिलती है। तो FLA। बाद में आता है M बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि माइक्रोबायोम है, जो आपके गट के माइक्रोबायोम्स है, ये अगर अच्छे से काम करते होंगे तो आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में इसका रोल बहुत बड़ा है। तो मतलब आप जो फर्मेंटेड फूड आप ले सकते हो, आप दही ले सकते हो, कर्ड ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, ये सारी चीज़ें एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का पार्ट होनी चाहिए। और E मतलब इसेंशियल फैट, तो फैट से घबराना नहीं है, जो इसेंशियल फैट है, गुड फैट है, वो आपकी बॉडी में अगर होंगे, आपकी डाइट में होंगे, तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का पार्ट होगा। तो FLAME। तो E में क्या आता है कि इसेंशियल फैट में आप वॉलनट्स ले लो, आप ऑलिव ऑयल ले लो, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं। देखो अब जाके सप्लीमेंट की बात आती है कि सप्लीमेंट किस चीज़ के लिए लेना चाहिए। रूट कॉज फिक्स करने के लिए लेना चाहिए कि फैट लॉस करने के लिए लेना चाहिए, राइट। सो स्टडीज़ देखो, जैसे हमारा प्रोडक्ट है, हम उसमें अलग अलग टाइप से स्टडी करते हैं। मल्टीपल चीज़ें होती है, जो मल्टीपल एंगल्स होते हैं, उस पर यह काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर दालचीनी की बात करो, हमारा एकदम सालों से यूज होने वाला इंग्रेडिएंट है। अब दालचीनी में ऐसे कंपोनेंट्स हैं सिनेमन में जिसे बोलते हैं पॉलीफिनॉल्स। ये पॉलीफिनॉल्स एक टाइप के बायोकेमिकल है, फाइटोकेमिकल है, जो आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है इसको कम करने के लिए काम आते हैं। इसमें आपका जो जितने भी प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल गट हेल्थ को ठीक करने के लिए हम बोलते हैं कि भाई ज़्यादा बैक्टीरिया होने चाहिए, अच्छे बैक्टीरिया होने चाहिए, बुरे बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए। तो ये जो अच्छे बैक्टीरिया को लिए अच्छी सॉइल बनाना भी ज़रूरी है, उसको ग्रो करने के लिए पॉलीफिनॉल्स चाहिए। वो दालचीनी में होते हैं, वो दालचीनी में होते हैं। अब वो कितने क्वांटिटी में होते हैं, कितने स्टैंडर्डाइज करने, इस पे हम काम करते हैं। अब हो गए कि भाई कौन से टाइप के बैक्टीरिया अच्छे हैं। अब हमारी इतनी सारी स्टडीज़ हुई है, हमारा जो गट का माइक्रोबायोम है इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी होनी चाहिए। जितनी डाइवर्सिटी ज़्यादा उतना अच्छा, और उसमें पॉजिटिव बैक्टीरिया अच्छे, जितने बैक्टीरिया है वो ज़्यादा, और बुरे बैक्टीरिया कम होंगे, तो अंदर फाइट कम होगी, और ये सब जो खुलना बंद होना, ये सब चीज़ें कम हो जाएगी। और ये जो अच्छे बैक्टीरिया है ये क्यों काम आते हैं? ये आते हैं, ये भी जो आप उसको आप जो खाना खाते हो उसमें से वो कुछ निकालते हैं, फिर वो भी तो कुछ एक्सक्रीट करता है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव कंपाउंड्स, जो उनके मेटाबोलाइट्स होते हैं। जैसे वो उन्होंने कुछ अंदर केमिकल चेंज किया, उसको बोलते हैं SCFA। जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, SCFA मतलब शॉर्ट चेन फैटी एसिड। ये अच्छे होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे एनर्जी प्रोडक्शन बेटर हो,
राइट? जैसे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, तो क्या है कि भाई आप एक चीज़ फूड को एनर्जी में कितने एफिशिएंटली कन्वर्ट कर पाते हैं। जैसे कि कोई एक अच्छा इंजन है, उसकी इंजन का पावर भी अच्छा है, इंजन की लाइफ भी अच्छी है, इंजन एवरेज भी बेटर दे रहा है, तो वो सबसे अच्छा इंजन होगा। तो ये आपकी बॉडी का एक इंजन है। इसको ठीक करने का रखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें SCFA चाहिए, हमें ब्यूट्रिक एसिड चाहिए, जो ये बनाते हैं, राइट? यही बैक्टीरिया, जैसे एक्करमेंसिया म्यूसिनिफिलिया नाम का एक बैक्टीरिया होता है, ओके, जो ये सब बनाता है। और ये एक दूसरे के भाई भाई है। समझो कि ये मैं राज को सपोर्ट कर रहा हूँ, राज मुझे सपोर्ट कर रहा है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, राइट? तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे बिफिडोबैक्टीरियम एनिमलिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है। थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा ये, बट मैं फिर भी थोड़ा और कोशिश करूंगा कि इसको और सिंप्लीफाई करके समझाऊं। ये दोनों एक दूसरे से दोस्त है। एक का काम, एक का जो कन्वर्जन है वो दूसरे के लिए काम आता है, और ये एक दूसरे के लिए खुशी खुशी रहते हैं। मतलब दो नेबर हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है। ओके, ये दोनों अगर अच्छे हुए तो ये, जैसे हमारे लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, जैसे हमारा जो जितना लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे ट्रिलियंस, लाखों करोड़ों बैक्टीरिया अलग अलग टाइप के हैं हमारी बॉडी में। अब ये आपकी बॉडी में अगर अच्छे से नहीं काम कर रहे तो ये सब गड़बड़ चलते रहेगी। हियर्स अ क्वेश्चन कि आपने बोला वेट गेन हो रहा है आपका, ये रीज़न नहीं है, उसका एक्चुअल रूट कॉज तो कुछ और होगा, और है, राइट? या तो आपकी बॉडी में कहीं पे स्वेलिंग होगी, या इन्फ्लेमेशन है, या आपकी डाइट खराब है, या आपकी गट हेल्थ खराब है, मेंटल हेल्थ खराब है, फिजिकल हेल्थ खराब, कुछ ऐसा रूट कॉज है जो आपको नहीं पता, जो आपको नहीं पता है। तो रूट कॉज कैसे ढूंढूं मैं? हाँ, तो देखो, मैं आज मान लो मुझे वेट लॉस करना है और मैं 100 किलो का हूँ, अब रूट कॉज क्या है? और मैं रोज़ सुबह उठ के वॉक करता हूँ, या मैं जिम जाता हूँ, जिम जाने के बाद मैं आके नॉर्मल खाता हूँ खाना जो बाकी सब भी खाते हैं मेरे घर में, बाकी सब खाते हैं, वो फिट हैं, मैं भी वही खाना खाता हूँ और मैं और मोटा ही होते जा रहा हूँ, प्लस मैं वर्कआउट करता हूँ तो भी कम नहीं हो रहा। सो क्या है जो मैं मिस कर रहा हूँ? तो आपकी जो गट की डाइवर्सिटी है, ये आप चेक करा सकते हो, ठीक है? कैसे गट हेल्थ चेक कराते हैं? सिंपल है, जो हमारा जो पूप होता है उसको टेस्ट करके पता चल जाता है। 5-7 हज़ार रुपए की टेस्ट आती है, गट माइक्रोबायोम की टेस्ट। इफ दैट इज द रीजन, यू कैन डू अ टेस्ट घर बैठे, 8-10 दिन में उसका रिपोर्ट आ जाता है और आपको पता चल जाता है कि भाई आपका गट माइक्रोबायोम क्या है, कैसा है। टेस्ट नहीं होते? अगर मैं गट हेल्थ की बात करूँ, दूसरा आप देख सकते हो कि इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स हैं, राइट? तो इन्फ्लेमेशन की टेस्ट करा सकते हो, ब्लड टेस्ट करा सकते हो। तो ब्लड टेस्ट ना आपकी कुंडली है बेसिकली, ब्लड टेस्ट इज योर कुंडली। आपको सारी चीज़ें अवेलेबल है अभी, और काफ़ी सस्ते दामों में भी अवेलेबल है। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। तो इन्फ्लेमेशन अगर रीज़न है तो आपको वो ब्लड टेस्ट से समझ में आ जाएगा। गट माइक्रोबायोम अगर रीज़न है तो आपको वो उसका टेस्ट करके समझ में आ जाएगा। सो मान लो कि मैं अब गट माइक्रोब करा के आ गया, मुझे पता चल गया मेरी गट हेल्थ गड़बड़ है, या ये टेस्ट करा लिया मैंने, ठीक है? आप बोल रहे हो मेरा वेट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अंदर कोई रूट कॉज प्रॉब्लम है, और रूट कॉज अब मेरी रिपोर्ट में आएगी। अब ये रिपोर्ट में मुझे क्या पता चलेगा, क्या क्या पता चल सकता है? व्हाट सबसे कॉमन चीज़ें आपने क्या देखी है जो लोगों में होती है एंड लोगों को पता भी नहीं होता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ये सबसे मेजर रीजंस होते हैं इसमें। क्योंकि आपको लगता है कि आपकी डाइट सही है। जैसे आपने बोला कि वो मेरे घर वाले खाते हैं, मैं भी वही खाता हूँ, मैं वर्कआउट भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। वुड यू से कि इंडियंस को सबसे बड़ी जो गलतफहमी वो है कि उनकी डाइट अच्छी है? हाँ, वो सबसे बड़ी गलतफहमी है। हम तो लाखों लोगों के साथ में रोज़ इंटरेक्ट करते हैं, राइट? हमने लाखों कंसल्टेशंस किए हैं, तो मेरा डेटा तो यही बोल रहा है कि 70% जो लोग हैं, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनकी डाइट है। और अगर वो ठीक कर लें तो बाकी सारी चीज़ें मैनेजेबल है। टेल मी, एक एग्जाम्पल के साथ बताओ, कौन सी एक बेसिक इंडियन डाइट है जो आपको लगता है कि लगभग हर घर में लोग खाते ही हैं और वो गलत है, जो लोगों को लगता है अच्छी और आपको पता है कि वो गलत है? हाँ, क्या है वो? तो देखो, उसके लिए मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा कि जैसे अभी मोदी जी ने बोला था कि 70 ये कम कर दो, ऑयल का कंजम्पशन कम करो, राइट?
सारे लोग बोल रहे हैं हाँ ऑयल कम करो। भाई सिर्फ ऑयल के ऊपर ठीकरा फोड़ के कोई मतलब नहीं है, राइट? आपकी पूरी सिस्टम को आपको ठीक करना पड़ेगा। जैसे ये जो हमारी वेस्टर्नाइज डाइट हो चुकी है, जो बाहर का खाना, प्रोसेस फूड, ये बना ही इस तरीके से है कि आप जैसे एक जो मील आता है ना, वो 1200 से 1500 कैलोरी का हो जाता है, जिसमें आप एक बर्गर डबल वाला आप खा लेते हो, वो बड़ा सा एक कोल्ड ड्रिंक और साथ में वो फ्राइज, राइट? आपको वो 2 चीज़ फ्री देने के चक्कर में आपको पता भी नहीं चलता 1200 से 1500 कैलोरी खा रहे हो, इमेजिन। और वही चीज़ अगर आपको अपनी घर की डाइट में से खानी होगी तो उसके लिए आपको 6 से 8 रोटी, दाल, सब्जी, चावल और दही और साथ में कोई एक स्वीट, इतना खाना पड़ेगा टू हैव 1500 कैलोरीज। लेट्स से वन मीडियम साइज मील कि वन लार्ज साइज पकड़ लो, एक लार्ज साइज मील इज इक्वल्स टू मेरा मीडियम टू लार्ज में अगर 1000 से 1500 के बीच में का वो है तो सोचो, मतलब दीज आर हाइपर पैलेटेबल फूड्स। ये बने ही ऐसे हैं बिकॉज इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स जाते हैं जो आपके पैलेट पे जाके आपको क्रेविंग और होती है। इमेजिन जब आप एक, वो जो ब्रांड का नाम नहीं लूंगा बट अगर आप एक वो चिप्स खाते हो, उनका तो टैगलाइन ही वो है कि आप एक नहीं खा सकते। तो हम सुबह उठते से सुबह घर वाले चाय या कॉफ़ी पीते हैं, उसमें 1-2 चम्मच शक्कर होती, दैट इज़ फर्स्ट। फिर उसके बाद पोहा खाते हैं, पोहे के साथ सेव होता है, ये आपका हो गया फर्स्ट मील। देन आप आते हो लंच पे बेसिक रोटी सब्जी खाओगे। इसके बाद शाम आती है, शाम तक तो अब भूख लग जाती है, तो ये हो जाता है स्नैकिंग टाइम। इस स्नैकिंग टाइम में वही कचौड़ी, समोसे चाय के साथ, या सेव परमल इंदौर में लोग खाते हैं बाहर का। फिर आप रात को घर आते हैं 8-9 बजे के आसपास, वहाँ पर फिर दाल चावल के साथ हैवी मील खा के एंड हो जाता है खाना। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कभी कभी लगे स्वीट तो उसके साथ एंड में एक डिज़र्ट होती है, किसी घर में डेली बनती है, किसी में कभी कभी होती है। ये एक बेसिक इंडियन डाइट है जो मेरे घर में फॉलो हुई है सालों से। अब इसमें गलत क्या है? तो अगर ये जो डाइट है ये कम से कम 2500 से 3500 के बीच में कैलोरीज होगी इसमें, राइट? बिकॉज और इसमें सबसे ज़्यादा जो कैलोरी आ रही है, जो एक्स्ट्रा कैलोरी आ रही है, अगर इसको भी काट दोगे तो इसमें से कम 1500 कैलोरी आप हटा सकते हो। तो इसमें 2500 से 3-3,500 कैलोरीज। सबसे पहले तो आपने जो चाय और सुबह जो नाश्ता किया है, नहीं पहले 2500 से 3,000 कैलोरीज है, तो कितनी रखनी चाहिए एक बेसिक? अगर आपको देखो वेट लॉस करना है, हाँ राइट, तो बेसिकली एनर्जी इन एनर्जी आउट। तो आपको अगर 5 किलो वेट कम करना है तो आपको पर वीक आधा किलो का भी अगर टारगेट रखें तो मिनिमम 500 कैलोरी का डेफिसिट आपका होना चाहिए। और इसमें BMR का एक फॉर्मूला है, लोग गूगल करके देख सकते हैं कि उनका BMR क्या है। बेसिकली जो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो आपको सांस लेने के लिए, देखने के लिए, बेसिकली इट्स लाइक के जो आपका फ़ोन है ना, ये जब नहीं भी चल रहा है तो कुछ तो बैटरी जा रही है, ये 50-60% आपकी बॉडी ना ये एनर्जी के लिए लेती है। उसके बाद जो आप खाना खाते हो उसको पचाने के लिए कुछ एनर्जी लगती है, और जो ये गंदी चीज़ें खाते हो उसको ऐसा नहीं है कि उसके लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है, एनर्जी उतनी ही लगेगी बिकॉज वो तो कार्ब और ये 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट ही है, तो टेक्निकली वही है। तो और साथ में वर्कआउट बोलते हैं लोग, करते हैं, लेकिन करते तो नहीं है, उससे 5-7% आएगी और कुछ होगी जो नॉन एक्सरसाइज रिलेटेड जो वेट। कितनी हेल्दी एडल्ट को कितनी कैलोरी खानी चाहिए? 2000 इज ए गुड इनफ थिंग। बेसिकली वो उनकी हाइट, वेट और उसका एक रेशियो के हिसाब से आएगी। बट मैं अगर नॉर्मल बात करूं, अगर 2000 का एग्जांपल लेके चले तो आपको 500 कैलोरी कम करनी है, 2500 से 2000 पे आ गए, और आप एक्सरसाइज से 300 कैलोरी एडिशनल बर्न कर दो, आपका वेट लॉस के लिए कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। तो टेक्निकली 1800 से 2000 कैलोरीज होनी चाहिए, लेकिन अभी एक बेसिक जो मैंने डाइट बताई उसके हिसाब से इंडियंस आप बोल रहे हो 3000 के आसपास कैलोरीज खाते हैं। एब्सोल्युटली। तो अभी 1000 कम करनी है। हाँ, अब ये इसमें एनर्जी आप जो कैलोरी ले रहे हो उसका सोर्स क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो डाइट है, इस डाइट में फैट इतना ज़्यादा है, कार्ब इतने ज़्यादा है, प्रोटीन बहुत कम है।
और उसकी वजह से होता क्या है कि आपका मेटाबॉलिज्म और लो होता है, बिकॉज आपके पास मसल मास वीक होते जाता है आपका, और मसल मास जब ज़्यादा होता है तब आप रेस्टिंग में भी ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हो, तो यू आर एट बेनिफिट। आपको वर्कआउट कम करके भी आप उतनी ज़्यादा कैलोरी बर्न कर लोगे। तो प्रोटीन का इम्पॉर्टेंट है इसमें आना, साथ में जो ये एडिशनल 1-2 चम्मच शक्कर है, राइट, जो वो भुजिया है, सेव है, ऊपर जो जाने वाली चीज़ें हैं, ये कम से कम 150-200 कैलोरी आपकी एक्स्ट्रा जा रही है इससे। अगर आप उसको बेक्ड कोई चीज़ ले लो या उसका कोई हेल्दियर ऑल्टरनेटिव देख लो और मेजर करना सीख जाओगे ना, तो आपका आधा काम हो गया। तो ये हम सिखाते हैं लोगों को, यही हम बोलते हैं कि भाई ये है, और साथ में आपको सप्लीमेंट्स है टू, फॉर एग्जांपल देयर आर सिनेमन पॉलीफिनॉल्स की हमने बात की थी पहले। तो सिनेमन पॉलीफिनॉल्स हेल्प यू रेगुलेट योर ब्लड शुगर एंड जो शुगर स्पाइक्स होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो ये दालचीनी आप ऐड कर सकते हो, आप प्रोबायोटिक्स ऐड कर सकते हो, आपको दूसरा एक होता है गार्सिनिया कंबोजिया, उस पर भी बहुत सारी स्टडी है, उसमें होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये HCA जो होता है, ये आपकी बॉडी में फैट बर्निंग के लिए, फैट मेटाबॉलिज्म के लिए काम आता है, राइट। सो ऐसे छोटे छोटे एक्शंस आप लेके भी आप 200 400 500 कैलोरी आपका बर्न कर लोगे एक्स्ट्रा, तो वहाँ से आपका वेट लॉस होगा। और एक बार आपने बोल दिया कि भाई हाँ ये वेट पे मैं पहुँच गया, उसके बाद मुझे मेंटेन करना है, तो मेंटेनेंस कैलोरी खाओ और ये सप्लीमेंट्स को साथ में लेते रहोगे जो आपको मैनेज करता रहे। तो इट्स दैट सिंपल, आप एफर्ट डालो थोड़ा सा, बिकॉज सिर्फ डरने से काम नहीं होगा, सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा। अभी बहुत कुछ चीज़ें अवेलेबल है, रिसर्च आपका थोड़ा सा खुद करो और ब्रांड्स को सवाल पूछो, अगर इफ दे हैव स्टडीज, थोड़ा सा क्या पूछना चाहिए ब्रांड्स को? जो सप्लीमेंट ब्रांड एक सप्लीमेंट बेच रही है, मैं एज अ कस्टमर उनसे क्या क्वेश्चंस पूछूं? क्लिनिकल स्टडीज़ आप पूछ सकते हैं, या तो इंग्रेडिएंट पे कोई क्लिनिकल स्टडी है, उसका डोजेज पे क्लिनिकल स्टडी। जैसे हमारा जब भी कोई भी इंग्रेडिएंट हम यूज़ करते हैं, उस पे मिनिमम 5 क्लिनिकल स्टडीज ऑन दैट पर्टिकुलर डोजेज अगर नहीं है तो हम हमारे इंग्रेडिएंट में उसमें डालते ही नहीं है उसको। सो दैट इज़ मैंडेट फ्रॉम द डिज़ाइन। जो अगर फॉर्मुलेशन डिज़ाइन भी होगा तो इसमें वहाँ से शुरुआत होगी। तो वी आर हियर टू गिव एफिकेसी। तो एफिकेशियस है या सिर्फ फैड के लिए ले रहे हो आप? बोल दिया भाई 200 mg है उसमें, स्टडीज तो 500 पे है, तो काम ही नहीं करेगा। तो ये सोचिए, अब जब धीरे धीरे अब लोग लेबल पढ़ना सीखे हैं ना, अब नेक्स्ट लेवल पे जिसको जाना है उसको यहाँ जाना है, तो वो चाबी उनके हाथ में है कि भाई आप डोजेज भी देखना चालू करो, तो आपको बेटर, जैसे बोलते हैं कि भाई प्रोटीन में आप फ्रंट देख रहे हो अब तक कि 25 ग्राम प्रोटीन है, 24 ग्राम प्रोटीन है, वहाँ से आप थोड़ा पीछे तक गए हो, थैंक्स टू लॉट ऑफ अवेयरनेस बाय फूड फार्मर एंड लॉट ऑफ अदर पीपल, राइट। जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, ये सारे एडुकेट करते हैं। हमारी जैसी कंपनी है जो एडुकेट करती है। उसके बाद अब वो पहुँचे हैं कि इंग्रेडिएंट लिस्ट देखने लग गए हैं। Next level should be for any informed consumer is to check the quantity of the ingredients, कि भाई वो कितनी क्वांटिटी में है जिससे ये बेनिफिट क्लेम हो रहा है। कल एक मैंने एक ऑर्डर किया क्विक कॉमर्स से ही, कुछ हेल्दी स्नैक पैकेट, मैं चलो खाते हैं, एंड मेरे पास मेरे कैलोरी इनटेक के हिसाब से 150-200 कैलोरीज बची थी। मैं लगा कि स्नैक खा लेंगे, हो जाएगा। स्नैक में आगे लिखा था 119 कैलोरीज, ठीक है, इतने ग्राम, 0 ट्रांस फैट, 0 शुगर, 0 ये, और 119 कैलोरीज। मैं लगा बढ़िया है, ये पूरा पैकेट खा लेता हूँ मैं, मस्त है, 119 कैलोरीज मेरा हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा, भूख भी लग रही है, ख़त्म हो जाएगा। मैंने पलट लिया पैकेट पलटा तो उस पर लिखा था पर 25 ग्राम्स ये है, पर ये वाला जो पैकेट है वो 100 ग्राम का है, ये तो 100 ग्राम का है। और जो आगे लिखा है, फिर मैंने वापस पलटा, मैं आगे झूठ कैसे लिख सकते हैं, और फिर नीचे से स्टार बना के इतनी छोटी सी लाइन में लिखा हुआ है। हाँ। सो पैकेट पे लिखा हुआ है कि ये 119 कैलोरीज है। टेक्निकली दे आर नॉट रॉन्ग, टेक्निकली वो खेल गए 25 ग्राम पे, बट पैकेट था 100 ग्राम। मैं वो 119 समझ के पूरा खाने वाला था, तो आपका 4 गुना हो जाता और 450-500 कैलोरीज के आसपास काम हो जाता। हाँ, तो ये देखो वही है ना कि फ्रंट एंड बैक। देखो, अगर आपको आपकी लाइफ का कंट्रोल चाहिए
तो वरना फिर आप लोगों को गाली देते रहोगे, कंपनियों को गाली देते रहोगे कि ये ऐसे हैं, ये मार्केटियर्स ऐसे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, राइट? यू नीड टू बी अवेयर ऑफ योर हेल्थ। आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, फिर आपकी कोई कंपनी आपको फिर बेवकूफ़ नहीं बना सकती। आजकल बहुत कॉमन हो गया है ये, बहुत सारी कंपनीज रोज ऐड चलाती है DHT ब्लॉकर के ऊपर। व्हाट इज DHT ब्लॉक, क्या होता है? सो DHT इज अ टाइप ऑफ हार्मोन विच योर बॉडी मेक्स, जो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। तो होता है उसका शॉर्ट फॉर्म है DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। और ये DHT हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी है बाकी फंक्शंस किसी किसी चीज़ों के लिए। तो इट्स नॉट अ बैड गाय कंप्लीटली। व्हेन दिस जो इम्बैलेंस हो जाता है, जब टेस्टोस्टेरोन का कुछ काम है, DHT का कुछ काम है, जब टेस्टोस्टेरोन DHT में ज़्यादा कन्वर्ट होने लग जाता है तब ये प्रॉब्लम शुरू होती है। और स्पेशली इन मेल एंड फीमेल बोथ केसेस, ये आपके जो हेयर फॉलिकल्स है उसके जो रिसेप्टर्स है और जो DHT के रिसेप्टर्स है वो सिमिलर है दिखने में, तो वो गलती से वहाँ जाके बैठ जाता है, आपके हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक कर देता है। जब वो श्रिंक हो गए तो उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलती, इसलिए आपको हेयर फॉल होता है। तो ये हेयर फॉल के लिए DHT को कंट्रोल में रखने के लिए DHT ब्लॉकर्स होते हैं। तो इसमें होता है एक 5-अल्फा रिडक्टेज नाम का एक बीच में एक एंजाइम होता है जो टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट करने के लिए जाना जाता है। ये उस पे काम करके उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करता है, उसको बोलते हैं DHT ब्लॉकर। तो वो DHT को नहीं ब्लॉक कर रहे, वो 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम है उसको ब्लॉक कर रहे हैं ताकि DHT ब्लॉक हो सके। ओके, बट इससे साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? सो टेस्टोस्टेरोन के फंक्शंस हैं जो आपके बेसिकली एंड्रोजन है, जो आपके सारी चीज़ों के लिए काम आता है, जैसे स्टैमिना है, राइट, आपका सेक्सुअल फंक्शंस हैं, राइट, आपके जो हेयर ग्रोथ है, राइट, ये सब चीज़ों में काम आता है। तो ये जब ये कम हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, ये बढ़ जाएगा तो भी प्रॉब्लम है। उसकी वजह से क्या होता है कि भाई पिंपल्स आ गए, राइट, आपका दूसरा एक प्रॉब्लम होता है कि जो आपके जो ग्लैंड्स हैं, जो ऑयल सेबेशियस ग्लैंड बोलते हैं, उसको ये ओवर एक्टिवेट कर देता है, जो ये DHT का कन्वर्जन ज़्यादा होता है। तो फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है, आपका स्कैल्प इसकी वजह से आपको इचीनेस, स्केलीनेस, ये सारी चीज़ें होती है जो इम्बैलेंस, एनीथिंग, ये सारे हार्मोन का खेल है ना। तो ये हार्मोन्स हैं, ये आपकी लाइफ चलाते हैं। तो इसके साथ में कुछ भी खिलवाड़ हुआ प्रॉब्लम तो आपका प्रॉब्लम है। तो ये DHT ब्लॉकर्स जो हैं, ये सम ऑफ द जो हर्ब्स है उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि वो ये एक्शन ले सके। जैसे हमारा एक प्रोडक्ट है हेयर विटामिन्स, उसमें वी हैव डन लाइक जो मेन इंग्रेडिएंट है सेजेन बायो, विच इज सेसबेनिया अगती लीव्स से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। उस पर हमने DHT ब्लॉकिंग की स्टडी करी हुई है। इट शोज DHT ब्लॉकिंग इफेक्टिवली 40% तक, राइट। तो इस पे DHT ब्लॉकिंग की एक्टिविटी है। तो ऐसे बहुत सारे नेचर में मॉलिक्यूल अवेलेबल है जो इंटरैक्ट करके आपको ये कर सकते हैं। इसके लिए आपको ड्रग की ज़रूरत नहीं है। एंड हम इसको डिज़ाइन करते हैं इस तरीके से कि भाई उसका कितना परसेंटेज एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे हमने उसमें फ्लैवोनॉइडल ग्लाइकोसाइड करके एक वो होता है, वो एक्सट्रैक्ट किया, साथ में बायोटिन एक्सट्रैक्ट किया, साथ में उसमें दूसरे पॉलीफिनॉल्स हैं, उसका एक कॉम्बिनेशन एक्सट्रैक्ट किया। और ये जब कॉम्बिनेशन है, इसको स्टडी किया। पहले हमने इसको कंप्यूटर एडेड मॉडल में स्टडी किया, फिर हमने उसको जो ह्यूमन हेयर की सेल्स है उसको लैब में टेस्ट किया। उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारी 40 डिफरेंट स्टडीज़ करी कि वो जीन एक्सप्रेशन कैसा करता है, वो कौन सा पाथवे ट्रिगर करता है, वो कैसे काम करता है, राइट। कि अगर वो सेल डेथ करता है, सेल एपोप्टोसिस जिसको बोलते हैं, कि वो जो स्टेम सेल्स को, जो बेसिकली जो स्टेम सेल्स होते हैं, ये जो हेयर के भी स्टेम सेल्स होते हैं, तो ये इसको कैसे बढ़ाता है ताकि हेयर ग्रोथ फेज में जा सके। अब ये सारी स्टडी करने के साथ साथ में इसको प्री क्लिनिकल बोलते हैं, साथ में हमने ह्यूमन क्लिनिकल स्टडीज़ करी कि जहाँ पे हमने लोगों को दिया ये, और ये हमने जब देखा कि हाँ ये सारी चीज़ें हो रही है,
और इसके साथ में जो ये सीरम फेरिटिन लेवल भी बढ़ाता है। बहुत से लोगों को ना आयरन के बारे में पता होता है लेकिन फेरिटिन के बारे में नहीं पता होता। फेरिटिन क्या होता है एंड इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं एंड हर इंसान को इसके बारे में समझना क्यों चाहिए? अभी फेरिटिन क्या होता है? फेरिटिन होता है कि जहाँ आयन स्टोर होता है, समझ लो आपका लॉकर हो गया या बैंक हो गया, ये है बेसिकली। अकेला आयन फ्री नहीं घूम सकता, वो टॉक्सिक है, राइट? तो उसको एक घर चाहिए, राइट, जो फेरिटिन के नाम पे है। वो प्रोटीन होता है, वहाँ पे वो उसको आयरन को रखता है, और एक मैकेनिज्म होता है अपनी बॉडी में जहाँ से वो जहाँ पे भी बॉडी में रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे वो आयन ट्रांसपोर्ट करेगा। ट्रांसफरिन नाम का एक दूसरा प्रोटीन होता है जिससे वो ट्रांसफर करता है। ये जब ये इम्बैलेंस हो जाता है, जब आयन ही कम है तो फेरिटिन भी कम होगा। इट्स लाइक योर बैंक बैलेंस। तो ये आयन अगर कम है, फेरिटिन कम है, तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी गोज इन अ सर्वाइवल मोड, ठीक है, कि भाई बिग 5 ऑर्गन्स जो है उसको मैं दूंगा क्योंकि मेरे को तो इस बंदे की जान बचा रही है। इसको तो अपनी पड़ी नहीं, लेकिन बॉडी तो स्मार्ट है बेचारी, वो हमारे लिए काम कर रही है, राइट? तो वो बोलेगी भाई इसका दिल चलाने के लिए, इसका दिमाग चलाने के लिए, इसका इंटेस्टाइन, लीवर, ये सब जो चलाना है, इसके बिग 5 ऑर्गन, इसको जिंदा रखने के लिए मेरे को इतना तो चाहिए। चल बाकी सब सिस्टम को शट ऑफ कर दो। इट्स लाइक योर ये बैटरी सेवर मोड में चला गया। 53 या 58% जो वुमेन है इन रिप्रोडक्टिव एज, इनमें आयरन की कमी है, साथ में फेरिटिन की कमी। तो उनके साथ में क्या होता है कि प्रॉब्लम आपका जो रिप्रोडक्शन है, जैसे आपको बच्चा होने के टाइम पे आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो अगर वो भी नहीं होगा तो आपका कंसीव करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वुमेन के लिए ये भी प्रॉब्लम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो हमारे बाल है, राइट? एस्थेटिकली हमारे बाल हमें सबको पसंद है। लोगों को आज देखा जा रहा है कि 25 सालों में ही बाल के झड़ने की प्रॉब्लम है। वुमेन में बोल लो, मेन में बोल लो, सब में। ये एक फेरिटिन की कमी बहुत बड़ा रीज़न है, आयरन की कमी बहुत बड़ा रीज़न है। तो ये फेरिटिन को समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये आपका बैंक है। तो जब बॉडी बहुत स्मार्ट है, बॉडी क्या करती है कि जब आपके पास बैंक बैलेंस कम होता है तो आप फिजूल खर्ची नहीं करते हो, राइट? और आप जो बाल है वो तो लग्जरी है बॉडी के लिए, तो जिंदा रखने के लिए बाल तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन बिग 5 ऑर्गन्स जो है उनको चलाने के लिए तो आयरन की बहुत ज़रूरत है, फेरिटिन की बहुत ज़रूरत है, तो मेटाबॉलिज्म चलाने के लिए ज़रूरत है। तो ये जब नहीं होगा तो बालों पे वो भेजेगा ही नहीं आयरन को। और अगर बालों को आयरन नहीं मिलेगा तो बालों को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा, तो बाल अपना जो रूट होता है, जो फॉलिकल होता है, ये मरने लग जाता है, या बाल झड़ने लग जाते हैं, पतले होने लग जाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फेरिटिन की कमी को आपको जांच के, परख के आपको फेरिटिन का लेवल बढ़ाना चाहिए। जैसे हमारा एक एग्जांपल है, हमारे पास एक क्लाइंट का एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे कस्टमर का एग्जांपल है। वो हमारे पास बालों के प्रॉब्लम के लिए आए थे। हमने ये सारी टेस्ट कराई, जब हमने देखा तो उनका फेरिटिन सिर्फ 11 था, जो कि 50 से ऊपर होना चाहिए फॉर, अगर आपको अच्छे चाहिए तो 45 to 50 के ऊपर होना चाहिए फेरिटिन। तो आयरन उनका ठीक था, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ठीक थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन फेरिटिन लो था, मतलब बैंक बैलेंस ही लो था। तो जो भी बचता था वो बाकी चीज़ों के लिए यूज हो जाता था, बालों को न्यूट्रिएंट नहीं मिलते थे। तो इसीलिए जब आप फेरिटिन की बात करते हो तो फेरिटिन जो इंक्रीज करे वैसी चीज़ें आपको खाने की भी ज़रूरत है, राइट? तो आयरन अगर आप बोलोगे कि आयरन की सप्लीमेंटेशन ले ले, तो अब आयरन की सप्लीमेंटेशन भी यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि वो सही मात्रा में, अगर आप 100 mg भी रोज़ का आयरन खा लोगे तो भी वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमने एक स्टडी की, उसमें प्लांट बेस्ड आयरन और साथ में प्लांट बेस्ड उसके कोफैक्टर्स हैं, इसके साथ जब आयरन हमने दिया, जैसे करी लीफ से जो हमारा आयरन है, और साथ में हमारा एक बहुत ही मास्टर इंग्रेडिएंट है सेजेन बायो, जो हमने हेयर हेल्थ और स्किन हेल्थ के लिए टेस्ट किया। उस पर 4 क्लिनिकल स्टडी है, 40 से ज़्यादा हमने उस पर स्टडीज़ की है। तो ये जब हमने पता किया तो वो डोजेज जब हम देते हैं 500 mg सेजेन बायो का, तो आपका फेरिटिन लेवल 27% तक राइज कर सकता है। तो जिनमें फेरिटिन की कमी थी उनका फेरिटिन लेवल भी राइज हुआ। तो ये जो प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपको
ऐड करने चाहिए। और सिंपल चीज़ें अगर आपको मैं बता दूं तो आपको आयरन या फेरिटिन बढ़ाने के लिए विटामिन सी और आयरन रिच फूड साथ में खाना है, तो ये इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप ऐड कर सकते हो सोक्ड, आप जो ब्लैक रेजिन आती है उसको आप रात को भिगो दो, सुबह आप उसको खा लो, आप 2-3 महीने खाओ और आप टेस्ट कराओ, देखो आपका आयरन लेवल ऊपर जाएगा, बिकॉज उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी है, साथ में उसमें विटामिन सी भी मिलेगा आपको और आयरन भी मिलेगा। साथ में आप अगर ले सकते हैं तो आंवला और पालक का जूस पी सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया है बिकॉज पालक में अच्छे से आपको आयरन मिलता है। और साथ में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कोई भी ले सकते हो, उसका जूस अगर आप कर लो, उसमें आप थोड़ा सा आंवला, थोड़ा सा नींबू, ये सारी चीज़ें डाल के आप विटामिन सी के साथ में आप इसको पेयर कर दोगे तो बहुत अच्छे से आपको एब्जॉर्प्शन में बेटर होगा। और साथ में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप आयरन वाली कोई भी चीज़ खा रहे हो तो आपको चाय या कॉफ़ी उसके साथ नहीं लेनी है, आपको 3-4 घंटे मिनिमम आपको इसमें बीच में गैप होना चाहिए, बिकॉज जो टी के अंदर या कॉफ़ी के अंदर जो बाकी के कंपाउंड्स होते हैं ये आयरन का एब्जॉर्प्शन में होने नहीं देते अपनी बॉडी में। तो ये एक चीज़ अगर लोग ध्यान रखेंगे तो आसानी से आप फेरिटिन भी बढ़ा सकते हो, आयरन भी बढ़ा सकते हो। यू नो देयर इज़ वन स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट जो मैंने देखा आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स में थे, उसका नाम है शतावरी। क्या होता है शतावरी? शतावरी तो वुमन हेल्थ के लिए एक अमृत समान है, एक बहुत ही पोटेंट हर्ब्स हैं जिसमें शतावरिन्स नाम का एक माइक्रोन्यूट्रिएंट फाइटोन्यूट्रिएंट होता है और दूसरा सैपोनिन्स होता है। ये हार्मोनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आज आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट 30% women आर गोइंग थ्रू PMS और PCOS, राइट? तो ये जो इम्बैलेंस है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का, इसकी वजह से इनको मूड स्विंग्स, वेट गेन, फेशियल हेयर, एक्ने, इनफर्टिलिटी, ये सारा प्रॉब्लम होता है। इसको बैलेंस करने के लिए शतावरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट हर्ब इन आयुर्वेदा। अब आयुर्वेदा में अलग तरीके से देते हैं, हम मॉडर्न साइंस में फाइटोकेमिस्ट्री के थ्रू उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको अलग तरीके से एक्सट्रैक्ट करके स्टडी करके फिर देते हैं कि भाई उसमें कितना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, कितना डोजेज चाहिए। तो शतावरी हमारे जो वुमेन हेल्थ के प्रोडक्ट है इसमें ये होगा ही होगा, बिकॉज वो हार्मोनल ब्लेंड में जाता है हमारा, तो हार्मोन बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा है वुमेन के लिए। इंडियंस के लिए 3 सुपर सप्लीमेंट या सुपर फूड टाइप के इंग्रेडिएंट्स बताओ। मोरिंगा, packed of antioxidants, cinnamon, if it is standardized to polyphenols around 20%, amazing. And तीसरा ingredient I would say Sezzen Bio for hair health, right? So तीनों की बात बताओ। मोरिंगा क्यों? मोरिंगा is packed of एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं ये आपकी बॉडी के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है, जैसे हमें बहुत सारा क्रॉनिक स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस जब होता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, राइट? तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये एंटीऑक्सीडेंट्स काम आता है। तो मोरिंगा, इवन मोदी जी मोरिंगा का सूप पीते हैं, राइट? तो बट प्रॉब्लम होता है उसमें कड़वा होता है वो, या थोड़ा सा बैड टेस्टिंग होता है, तो उसका सूप बना के पीना, ये सब करना, तो हम उसमें इसके लिए यूज़ करते हैं मोरिंगा का एक्सट्रैक्ट। तो ये जो कड़वापन है, ये सारी चीज़ें ये हटा के हम उसको एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में देते हैं कि भाई आपको तो इतना ही चाहिए ना, यही 5% चाहिए ना, बाकी का कड़वापन क्यों ले रहे हो? तो हमने हमारा जो ACV मोरिंगा है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट अभी हमारा, वो वेट मैनेजमेंट में भी काम आता है, आपका शुगर मेटाबॉलिज्म में भी काम आता है। तो ये एक बहुत अच्छा हर्ब है। सिनेमन पॉलीफिनॉल, अमेजिंग स्टडीज़ आपका HbA1c भी 20% तक बेटर कर देता है, 7% तक आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी कम कर देता है। देयर आर इनफ एंड मोर स्टडीज विच आर पब्लिश्ड ऑन दैट। तो सिनेमन पॉलीफिनॉल्स डायबिटीज़ के लिए, प्री डायबिटीज़, तो लोगों को पता ही नहीं है वो प्री डायबिटीज़ भी है, राइट? तो इतनी जनता प्री डायबिटिक है और HbA1c सबका 5.8 से ऊपर है, क्योंकि ये टेस्ट नहीं कराते तो इनको पता नहीं चलता, और बाद में जब पता चलता है जब तक वो डायबिटिक हो गए होते हैं, राइट?
तो ये cinnamon is again a very good herb which needs to be part of your daily life. Okay. वो तो ये दो, और सेजन बायो के बारे में तो हमने बहुत सारी बात करी है. कोई ऐसे होम रेमेडीज हैं जो ओवर हाइप्ड है, लोग कुछ भी ले लेते हैं घर में बना के, बस नुस्खे बोल बोल के, जो ऑयल में डाल के जो सारी चीज़ें बाल में लगाते हैं, मेथी का ऑयल, ये ऑयल, वो ऑयल, यार वो बहुत सरफेस लेवल ट्रीटमेंट है, वो क्रॉनिक चीज़ों पे काम नहीं करती है, राइट. दूसरा, ये जो गर्म पानी में नींबू डाल के पी लिया, हनी लेमन, उससे वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं, बस नहीं होगा उससे वेट लॉस. तो ये 2-3 चीज़ें जो बहुत ही कॉमन है. दालचीनी का पानी, अरे भाई सिर्फ दालचीनी का पानी से नहीं होगा, आप कितनी दालचीनी ले रहे हो, उसमें तो आधी से ज़्यादा चीज़ें तो आपको वो काम ही नहीं करेगी, राइट. तो सरफेस लेवल पे हाँ ठीक है, वो काम कर सकता है, थोड़ा सा आपको प्लेसिबो इफेक्ट दे सकता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है, ठीक लग रहा है, तो वो लेवल पे शायद काम करता हो, बट देयर आर नो स्टडीज टू सपोर्ट के उस डोजेज पे वो काम करते हैं. Got it. And then because you talked about weight management, जो फैट कटर्स और फैट बर्नर्स होते हैं, डू दे वर्क सप्लीमेंट्स में? हमारे पॉडकास्ट पे बहुत सारे डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट आए जो बोलते हैं नहीं वर्क करते. फ्रॉम अ सप्लीमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट डू यू थिंक? सी, दे ओनली वर्क इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, राइट, जिस पे दो चार स्टडीज में शायद काम कर रहा हो, बट बिग लेवल पे अगर आप सारी चीज़ें नहीं करोगे तो कोई फैट कटर कुछ नहीं काम करने वाला, बिकॉज वो शायद किसी तरीके से उसकी स्टडी डिज़ाइन भी कैसे की गई है. अगर कोई बोल भी रहा है फॉर एग्जांपल कि ये फैट कटर क्लिनिकली प्रूवन है, तो इम्पॉर्टेंट है कि उसकी स्टडी डिज़ाइन क्या है वो भी देखें, राइट. इसीलिए जो जितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, ये सारे लोग हैं, ये इसमें बिलीव नहीं करते, बिकॉज दे आर वेरी पुअरली डिज़ाइन स्टडीज़ टू सपोर्ट कि हाँ ये काम करता है, राइट. तो इसलिए नहीं काम करते हैं. मे बी सर्टन केस में काम कर रहा हो 5%, बट उसको वाइड स्प्रेड जब तक नहीं करोगे और उसको उस तरीके से स्टडी डिज़ाइन नहीं करोगे तो ये सब फैट कटर्स नहीं काम करेंगे. फैट कटर तभी काम करेगा और ये सब कुछ भी तभी काम करेगा, यानी जब आप कुछ अपनी लाइफस्टाइल चेंज करोगे, आप वर्कआउट करोगे, तो ये सारी चीज़ें इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स देगी, ना कि सिर्फ इसी चीज़ पे डिपेंड रह के ये मैंने गोली खा ली तो मैं सब कुछ हो जाएगा मेरा ठीक. नहीं, वो कोई मैजिक पिल नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ मील रिप्लेसमेंट एज वेल. बहुत सारे मील रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट्स आते हैं कि खाने की जगह ये सप्लीमेंट ले लो तो बढ़िया आपका हो जाएगा. ओजीवा में भी आता है. वी हैव वन वेयर इट इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट टू योर मील, इट इज़ बेसिकली गिविंग यू कैलोरी डेंस की जगह पे न्यूट्रिएंट डेंस विथ अ लेस कैलोरी. ओके, राइट. क्या होता है मील रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट, क्यों लेना चाहिए? सो मील रिप्लेसमेंट बेसिकली कब काम आता है? जब आपको कैलोरी डेफिसिट करनी है और आपको जब हाई प्रोटीन हाई फाइबर लेना है ताकि आपका पेट भी भरा रहे और आपको भूख भी ना लगे टाइम पे और आपको जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो भी मिल जाए, तो उस टाइम पे मील रिप्लेसमेंट्स काम आते हैं. बट उसमें ना शुगर होना नहीं चाहिए, उसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन नहीं होना चाहिए, उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं होने चाहिए. ये सारी चीज़ें अगर है तो ये कुछ काम नहीं आएगा, राइट. आप सिंपल है, कैलकुलेशन समझ लो कि भाई अगर आपको 300 कैलोरी में कैलोरी डेंस की जगह पे न्यूट्रिएंट डेंस चीज़ मिल रही है तो आप वो चूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज हाई प्रोटीन होगा, 50-60% प्रोटीन के ऊपर होगा तो सैटिस्फैक्शन बेटर होगी, राइट. तो आपको भूख कम लगेगी, राइट. और फिर आपको वो क्या है 4 घंटे निकालने हैं क्योंकि उसके बाद तो आप कुछ खाओगे, राइट. तो उस टाइम पे आप एक्स्ट्रा चीज़ ना खा लो, वो जो भुजिया है या कोई समोसा है, कचौड़ी है, क्योंकि एक तो क्रेविंग कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, right. So we have certain products where it helps in multi way कि भाई वो क्रेविंग भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है, सैटिस्फैक्शन भी दे देता है, प्रोटीन भी दे देता है, और उसमें साथ में हर्ब्स भी हैं जो उस तरीके से काम करते हैं. तो जैसे प्रोटीन एंड हर्ब्स बहुत सारी विमेन हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो उसी तरीके से लेती है कि भाई मैंने या तो ब्रेकफास्ट स्किप करके सिर्फ ये ले लिया या तो इवनिंग में ये ले लेता कि मेरी कैलोरी भी कंट्रोल हो गई और मेरे को राइट न्यूट्रिशन जो चाहिए था वो भी मिल गया. तो उस तरीके से आप उस लेंस से देख के लोगे तो मील रिप्लेसमेंट काम करेगा. उसके बाद आप ये भी, जैसे बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं कि यार मैंने तो ये मील रिप्लेसमेंट की तरीके से नहीं लिया, ये भी लिया और मैंने मील भी खाया, देन दैट इज
नॉट द राइट वे, राइट? तो फिर आपको वो देखना पड़ेगा कि आप मील रिप्लेसमेंट को एक्चुअल मील रिप्लेसमेंट की जैसे ले रहे हो या एज अ शेक ले रहे हो। आप कोलेजन पे बहुत हैवी हो, मैंने आपका कोलेजन मैंने भी लिया है, राइट? मैं बता रहा था आपको चिकनगुनिया जब मुझे हुआ था उस टाइम पे मेरे न्यूट्रिशनिस्ट ने बोला था। तो आपका प्लांट बेस्ड कोलेजन है एंड मैक्सिमम कोलेजन मार्केट में जो होते हैं वो एनिमल बेस्ड होता है। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं एंड जो अलग अलग टाइप के फ्लेवर्स आते हैं कोलेजन में, उनसे कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? ओके, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि भाई कॉलेजन होता क्या है फॉर नॉर्मल जनता जिनको अगर नहीं पता है कॉलेजन के बारे में। तो कॉलेजन एक टाइप का प्रोटीन होता है जो आपकी बॉडी में अब खुद बनता है, अवेलेबल होता है। और ये कहाँ होता है? आपके जॉइंट्स में, आपकी स्किन में, आपके नेल्स में, आपके बालों के रूट्स के पास, ये हर जगह प्रेजेंट है। और ये ही डिसाइड करता है कि आपकी एजिंग कैसे हो रही है। और नेचुरल एक प्रोसेस है कि 20 की उम्र के बाद हमारा बॉडी में कॉलेजन कम होते जाता है। तो बहुत बहुत टाइप के कॉलेजन भी होते हैं, कॉलेजन 1, कॉलेजन 2, कॉलेजन 3, 4, ऐसे बहुत सारे टाइप के कॉलेजन होते हैं। वो उनके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का कॉलेजन है। तो हम उस साइंस में ज़्यादा नहीं जाते हुए मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपके जॉइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको स्ट्रेंथ देने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जैसे कि अगर आप कोई अच्छी सीमेंट हो, राइट, वो कैसा काम करती है, पूरे ढांचे को पकड़ के रखती है। जो सरिया है वो आपका बोन है और बाकी की चीज़ें जो मसल्स हैं वो आपके जो ब्रिक्स का काम करते हैं। और ये जो कॉलेजन है ये इन सबको एक ग्लू के जैसे जोड़ के रखने का काम करता है। तो एक सीमेंट जैसा काम करता है। इस एनालॉजी से हम समझेंगे इसको। तो ये अगर सीमेंट में थोड़ी सी अगर गड़बड़ हो जाए, उसका कॉम्पोजिशन खराब हो जाए या वेयर एंड टेयर हो जाए तो प्लास्टर उखड़ने लग जाता है। इसी तरीके से वेयर एंड टेयर, एजिंग होती है तो झुर्रियाँ आती है, स्किन लूज होने लग जाती है। तो ये काम है कॉलेजन का कि उसको टाइट बना के रखे, उसके ढांचे को मजबूत बना के रखे। ये आता है या तो फिश की स्किन से, या तो काऊ के बोन से या हॉर्न से, या जो भी उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो उसको खाने के बाद जो नॉन वेजिटेरियन चीज़ें होती है, उसके बाद जो बचा हुआ होता है उसको अल्ट्रा प्रोसेस करके उसमें से ये निकालते हैं। बहुत ज़्यादा हार्श तरीके से केमिकल से उसको तोड़ते हैं और उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये तरीके से ये कॉलेजन बनता है और वो टेस्ट में बहुत ही गंदा होता है, राइट? जैसे मरीन कॉलेजन में एकदम फिश की स्मेल होती है जो आता है। उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल डाइज, ये सारी चीज़ें डाल के उसको लुभावना बना दिया जाता है। और सोचो ये सारी चीज़ें जब आपको एक ड्रिंक के फॉर्म में मिलती है, आपको लगता है हाँ मैं तो बहुत ही टेस्टी ड्रिंक पी रहा हूँ, लेकिन वो ऐसे चीज़ों से बनता है। तो यहाँ पे हमें एक अप्रोच ये भी लेना चाहिए कि ये जब चीज़ें जो जाती है, बहुत सारी स्टडीज़ है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारा गट डाइजेस्ट भी नहीं कर पाता है। और दूसरा है कि बहुत सारी ऐसी भी स्टडीज़ है कि जहाँ पे कॉलेजन का एब्जॉर्प्शन पे क्वेश्चन मार्क है। तो लोग बोलते हैं कि कॉलेजन ये लेना चाहिए, ये टाइप का कॉलेजन है हर चीज़ का, लेकिन कॉलेजन के एब्जॉर्प्शन पे क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर मेरी बॉडी 20 के बाद कॉलेजन कम कर देती है तो क्या मैं उसको आत्मनिर्भर बना सकता हूँ ऐसी चीज़ों खा के कि जो मेरा कॉलेजन का डिप्लीशन स्लो हो जाए और नया कॉलेजन बनना अच्छे से बनना शुरू हो जाए। अब इसके लिए हमने उजीवा में बहुत ज़्यादा 6-7 साल हमने इस पे मेहनत की और हमने एक ऐसा वीगन ऑल्टरनेटिव बनाया जो आपकी बॉडी को खुद आत्मनिर्भर बनाता है कि आप ज़्यादा कॉलेजन बना सको और जितना भी कॉलेजन आपका बन रहा है, जो टूट रहा है, उसका डिप्लीशन स्लो हो सके। तो इसलिए हमने एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड कोलेबजेन नाम का एक इंग्रेडिएंट है जो ग्रीन टी, ग्रीन कॉफ़ी और आंवला के एक पोटेंट कॉम्बिनेशन से आता है, जिसमें हम एक पॉलीफिनॉल नाम का एक सब्सटेंस होता है इसमें, इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं और इसको हमने स्टडी किया। और ये हमने बहुत सारी ऐसी भी इन विट्रो स्टडीज़ की जहाँ पर हमने इन्हीं सब्सटेंस को, जो मरीन कॉलेजन है या एनिमल बेस्ड कॉलेजन है, उसके साथ कंपेयर किया और देखा कि उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा या उससे ज़्यादा अच्छा भी आ रहा है। और कौन कौन से बैड सप्लीमेंट्स होते हैं जो मार्केट में सिर्फ एक तरीके से स्कैम चल रहा है, हर किसी को नहीं लेना चाहिए? जो सप्लीमेंट लेना ना आजकल एक
फैशन हो गया है, फास्ट फैशन के जैसा, एक फ्लैशी चीज़ें हैं, ये आज ये सप्लीमेंट ले रहा हूँ, कल वो सप्लीमेंट ले रहा हूँ। लेकिन बॉस आप अगर सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि भाई वो आपकी बॉडी में जाके कितना काम करेगा। अब गमी की बात करते हैं, गमी में होता क्या है, 4 ग्राम की गमी है। अब हम खुद बनाते हैं, मैं इतने सालों से सप्लीमेंटेशन में हूँ, मैं आपको इसका आज पूरा पोस्टमार्टम करके बताता हूँ। एक 4 ग्राम की गमी में होता क्या है कि बोल देंगे कि बायोटिन की गमी खा लो बाल आ जाएंगे, कैसे आएंगे मेरे को नहीं पता, ठीक है। अब उसमें होता क्या है, देखो 4 ग्राम की गमी है, उसमें 90% शक्कर है, शक्कर या शक्कर के ऑल्टरनेटिव्स है, 1 से 2% से ज़्यादा एक्टिव नहीं है उसमें, और बाकी का गमी का बेस उसको जोड़ने के लिए, उसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए, इसको मीठा चिपचिपा एक मज़ेदार माउथ फील देने के लिए जो सारी चीज़ें जाती है, ये सारी चीज़ें जाती है। और कोई स्टडी नहीं है कि उससे आपके बाल वापस आ जाएंगे। लोग उसको धड़ल्ले से खा रहे हैं, मल्टीविटामिन के नाम पे खा रहे हैं, उसमें एक्टिव कितना है, कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, इस पर कोई स्टडी नहीं आती। दूसरा, लोग बोलते हैं शिलाजीत, अगेन सप्लीमेंटेशन की बात की, अब लोग पागल हुए हैं शिलाजीत के पीछे। आज शिलाजीत हर फॉर्म में अवेलेबल है, पहले वो रेजिन के फॉर्म में अभी आया, उसके बाद गमीज के फॉर्म में भी अभी आया है। तो कितना फल्विक एसिड है, कितना चीज़ें हैं, आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत है या नहीं है, आपने बिफोर आफ्टर आपने टेस्ट कराया है कि अगर आप इससे कोई टेस्टोस्टेरोन बढ़ा है, और टेस्टोस्टेरोन के साथ बाकी कौन सी चीज़ों में ये प्लस या माइनस कुछ करता है, इस पर कोई स्टडी नहीं है। तो ऐसे आयुर्वेदा के नाम पे मुझे भी ले लेना चाहिए, इस तरीके से सप्लीमेंटेशन नहीं लेना चाहिए, दैट इज़ वेरी हार्मफुल। और बाद में बात आती है हर्बल टीज़, राइट। अब या डिटॉक्स वाटर, डिटॉक्स पाउडर, ये किडनी क्लेंस करेगा, ये लिवर क्लेंस करेगा। अब किडनी और लीवर का तो पता नहीं, लेकिन आपकी पॉकेट ज़रूर क्लेंस कर लेगा। तो आप प्लीज़, आपका हार्ड अर्न मनी है, आप संभाल के उसको यूज़ करो, और आपकी बॉडी में जो जा रहा है उसको, उसकी मात्रा क्या है, वो कितने स्टैंडर्डाइज डोजेज पे है, वो थेरेप्यूटिक डोजेज पे है या नहीं है। तो इसमें होता क्या है कि कभी कभी लोग देखते नहीं है कि या तो वो बहुत ही कम डोजेज में होगा या तो ओवरडोज में होगा। लेकिन what we do is we do at least check of 5 clinical studies on each and every ingredient which is there in the formulation। हम चेक करते हैं कि एटलीस्ट 5 क्लिनिकल स्टडीज़ होनी चाहिए एट डिफरेंट डोजेजेस, और उसके बाद हम अपना फॉर्मुलेशन के अंदर उसको इंक्लूड करते हैं। और साथ में ये भी देखते हैं कि कहाँ पर हमें कोई सिनर्जिस्टिक स्टडी मिलती है। अगर सिनर्जिस्टिक स्टडी ह्यूमन पे नहीं है, एनिमल पे है, एनिमल पे नहीं है, सेल लाइन स्टडी है, इस तरीके से कोई स्टडी तो होनी चाहिए कि जो वो क्लेम कर रहे हैं उससे कोई बेनिफिट हो भी रहा है। मैं ऐसी अनगिनत ब्रांड्स देख चुका हूँ जो ऐसे बैंड वैगन में आती है कि आज इस चीज़ का, आज ऑनियन चल रहा है तो मैं ऑनियन डाल दूंगा, आज राइस वाटर चल रहा है मैं राइस वाटर डाल दूंगा। और ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लोग समझदार हैं, लोग समझ जाएंगे। बट इसके पीछे जो साइंस और जो तपस्या करनी पड़ती है, ये बहुत सारी कंपनियां नहीं करती है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। टेल मी फ्यू कॉमन मिथ्स अबाउट प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन। बहुत सारी कॉन्वर्जेशन होती है कि प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन में हर टाइप के न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, इसलिए एनिमल बेस्ड डाइट होनी चाहिए, जो बहुत जगह प्रूफ भी हुआ है कि ये गलत है। बहुत डॉक्यूमेंट्रीज और कंटेंट भी इसके ऊपर बना है। बट आई वांट टू हियर फ्रॉम यू, बिकॉज आपका पूरा ब्रांड प्लांट बेस्ड चीज़ है। सो सारी मिथ्स बताओ जो लोगों को लगता है एंड विच आर अनट्रू। कोई बोलता है कि प्लांट बेस्ड अच्छा है, कोई बोलता है एनिमल बेस्ड अच्छा है। तो अब प्लांट बेस्ड खाने का मतलब क्या है? क्या पूरा टाइम आपको घास फूस खाना है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लांट बेस्ड मतलब कि प्लांट से डिराइव की गई जो चीज़ें हैं उसमें से जो न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं वो आपको लेने हैं। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि प्लांट में से सारी चीज़ें नहीं मिल सकती है, एनिमल तो आपको चीज़ें लेनी ही पड़ेगी। बट अब साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि प्लांट बेस्ड चीज़ों में से भी वो सारी चीज़ें कैसे निकालनी है, ये सारे तरीके अभी अवेलेबल है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे लोग, जैसे फर्स्ट एक मिथ है कि प्लांट बेस्ड में जो प्रोटीन है ये कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। अब इंडिविजुअली साइलोज में देखेंगे तो हाँ, जो एनिमल प्रोटीन होता है वो डेफिनेटली सारे अमीनो एसिड उसमें अवेलेबल होते हैं, इसलिए उसको कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं। लेकिन अब देखो, अगर घर बनाना है आपको तो आपको क्या चाहिए? आपको
सीमेंट चाहिए, ब्रिक चाहिए, सरिया चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। इसी को एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। तो अब ये एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं, एक घर बनाते हैं। एक घर बनाने की एनालॉजी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लोग आसानी से समझ पाए कि प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक है, वो हर एक चीज़ में अवेलेबल है। तो अगर मुझे घर बनाना है तो ये 5 चीज़ें चाहिए। उन 5 चीज़ों में किसी में कुछ कम है, किसी में कुछ कम है, किसी में कुछ कम है, लेकिन उसको एक राइट मात्रा में आप उसको जोड़ दो तो वो कंप्लीट बन जाता है। तो ये मिथ है कि आपको कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिलता, आपको सिर्फ स्मार्टली उसको ज्वाइन करना है उस चीज़ों में। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी में मिथियोनिन की कमी है, वो एक अमीनो एसिड है, किसी में लाइसिन की कमी है, तो ऐसे 2 सोर्सेज जोड़ दो, जैसे कि आप पी प्रोटीन और ब्राउन राइस प्रोटीन, अगर इसको आप जोड़ दोगे और अगर सोय हो गया या कीनवा हो गया, ये सारी चीज़ें जोड़ दोगे आप, तो वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाएगा। तो उजीवा में हमने क्या किया, हमने जो हमारा प्लांट प्रोटीन है वो कंप्लीट अमीनो एसिड की प्रोफाइल मिलती है। उसमें आपको पी प्रोटीन से सारे अमीनो एसिड जितने हैं वो मिल जाते हैं। कुछ अमीनो एसिड कम मात्रा में है, उसको आप पूरा कर देते हो ब्राउन राइस से, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है। साथ में कीनवा आ जाता है तो वो उसके अपने प्रोटीन के इसेंशियल अमीनो एसिड लेके आता है। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो प्लांट प्रोटीन में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कंप्लीट नहीं हो सकती। ये जो मिथ है कि प्लांट प्रोटीन और वे के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल वे इज समथिंग लाइक अ रेसिंग बाइक जो बहुत तेज जाती है, लेकिन क्या वो ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे चल सकती है? नहीं चल सकती, करेक्ट। तो अगर आपकी सिस्टम ऊबड़ खाबड़ है तो आप उस पे रेसिंग बाइक नहीं चला पाएंगे। तो इसलिए आपको चाहिए कि आपकी सिस्टम के हिसाब से आप एक हाइब्रिड एसयूवी लो, जो जब स्पीड चाहिए अच्छे रास्ते पे आपको स्पीड भी देगी और ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे कम भी लेके आएगी और आपका एनर्जी भी बचाएगी। तो ये तरीका होता है, आपकी बॉडी में क्या सूट करेगा वो हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। सो ये एक ना बहुत बड़ा और एक मिथ है कि प्रोसेस फूड नहीं खाना चाहिए, प्रोसेस और नेचुरल खाना चाहिए। तो सारा नेचुरल क्या प्रोसेस्ड के बीच में ना लोग 2 खेमे में बढ़ जाते हैं कि मैं प्रोसेस फूड नहीं खाऊंगी, प्रोसेस फूड नहीं खाऊंगा और जो नेचुरल है वो खाऊंगा। यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है कि कोई चीज़, अगर मैं वे की बात करूं या कोई प्लांट प्रोटीन की बात करूं, ये भी प्रोसेस्ड है। यहाँ पे हमको ये जानने की ज़रूरत है कि इस प्रोसेस में उन्होंने कौन से केमिकल यूज़ किए हैं उसको प्रोसेस करने के लिए, तभी वो एक प्रोसेस फूड के फॉर्म में आएगा। लेकिन क्या उसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन है, क्या उसमें हार्श केमिकल यूज़ किए गए हैं, कोई एक्सट्रैक्शन टेक्निक ऐसी है जो बहुत ही नेगेटिव केमिकल के साथ में है, हार्श केमिकल है जो जिसके ट्रेसिस अगर उसमें मिल जाए और वो आपकी बॉडी में कुछ छोटी मात्रा में भी पहुंच जाए तो वो ख़राब हो सकते हैं। तो ये हमें जानना ज़रूरी है। तो हर एक चीज़ जो प्रोसेस है वो ख़राब नहीं है, आपको उस प्रोसेस में घुसना पड़ेगा। अब बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता है, इसीलिए बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये हमें देखना चाहिए कि हर एक इंग्रेडिएंट का प्रोसेस क्या है। जैसे माल्टोडेक्स्ट्रिन आप चेक कर लीजिए, वो हाई ग्लाइसेमिक फूड है जो आपके ब्लड ग्लूकोज बढ़ा देता है। तो अगर वो सारी चीज़ें हैं उसमें तो वो प्रोसेस फूड ख़राब है। वो हाईली प्रोसेस किसको बोलेंगे आप? जो बहुत ज़्यादा पाम ऑयल में तला हुआ है, बहुत हाई हीट पे साथ में उसके बहुत सारे हाई हीट वाली चीज़ें हुई है। तो ये एक्स्ट्रा जो नेगेटिव केमिकल्स उस फूड में आ जाते हैं, उस कैटेगरी को प्रोसेस फूड में डालिए, ना कि सारी जो चीज़ें पैकेट में आ रही है वो सारी चीज़ें ख़राब है। मेरी दादी जो खाती थी या 2 साल का बच्चा जो प्रोनाउंस नहीं कर सकता, उस चीज़ अगर वो चीज़ आप पे मिल जाए तो वो सारा चीज़ ख़राब है। ये जो तरीका है सेग्रीगेट करने का, ये सही नहीं है। थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाइए, उसकी प्रोसेस समझिए। आपकी बॉडी है, आप जो बॉडी में डालोगे ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से देखना चाहिए हमें। ऐसे कुछ टॉप एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स बताओ जो हर इंडियन हाउस होल्ड को चाहिए ही चाहिए, लेना ही चाहिए अपनी डेली डाइट में। देखो, सिंपल चीज़ बताऊंगा। ब्रेकफास्ट में इंडिया में हर एक रीजन का अपना एक ब्रेकफास्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंदौर की बात कर रहे हैं तो पोहा है। तो जो पोहा में जो पीनट है, पीनट वाले पोहा विद कड़ी पत्ता,
इज़ अमेजिंग गुड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो आपका ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करता, लो ग्लाइसेमिक है, और जो आपका पीनट है वहाँ से आपको गुड फैट भी मिल जाते हैं, और कड़ी पत्ते में से बहुत सारा आयरन भी मिल जाता है। तो ये अगर कोई खा रहा है तो मैं बोलूँगा कंटिन्यू रखो। अगर मैं दूसरे रीजन की बात करूँ, अगर साउथ की बात करूँ, तो साउथ में अगर मल्टीग्रेन डोसा है, इडली है, ये फर्मेंटेड फूड है, ये गट के लिए बहुत अच्छे हैं। साथ में कोकोनट चटनी, ये भी हेल्दी फैट देगा, राइट। और सांबर या रसम, ये भी अच्छा आपका गट फ्रेंडली ब्रेकफास्ट हो सकता है। ये तो मॉर्निंग का स्नैक के बाद आपको अगर फिर 11-12 बजे खाने से पहले, जो लोग अगर लेट खाते हैं या 10-11 बजे भूख लग जाती है, जो जल्दी अगर आपका नाश्ता कर लिया, तो मिड मॉर्निंग स्नैक के लिए बहुत अच्छा है। आप सोक्ड आलमंड ले लीजिए, ये आपका उस टाइम का जो हल्का फुल्का जो आपको जो क्रेविंग है उसको ठीक कर लेता है। आप छाछ ले सकते हैं, आप योगर्ट ले सकते हैं, या तो उस टाइम पे प्लांट प्रोटीन ले लीजिए। ये भी बहुत अच्छा आपका जो हार्मोन को बैलेंस करने के लिए जो चीज़ें चाहिए उस टाइम पे, जैसे कॉर्टिसोल अगर हाई है उसको बैलेंस करने के लिए बहुत ही अच्छा आपका ऑप्शन है ये। सो अब सबसे इम्पॉर्टेंट मील जहाँ पे सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है वहाँ पे आते हैं, वो है लंच, राइट। या तो आप वहाँ पे ओवर ईटिंग करते हो, या तो आप सिर्फ कार्ब्स खाते हो यहाँ पर, तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। आपकी प्लेट कैसी दिखनी चाहिए? हाफ जो प्लेट है वो वेजीज होनी चाहिए, आपकी 1/4 प्लेट है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब होना चाहिए, और बाकी का 1/4 जो है वो आपको प्रोटीन और हेल्दी फैट होना चाहिए। तो ये एक आइडियल दोपहर का लंच हो सकता है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप रोटी, सब्जी, दाल, पापड़ और घी आप ऐड कर सकते हो। इस तरीके से आप अगर आप लोगे तो बहुत ही बढ़िया। अगर आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा राइस ले लिया और दाल कम ले ली, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि वेजीज थोड़े से ज़्यादा रखना है, दाल रखनी है, और रोटी या राइस थोड़ा सा कम रखना है, और साथ में आप पापड़, अचार या छाछ भी ले सकते हैं, तो वो आपका बैलेंस आउट बहुत अच्छे करेगा। कर्ड अगेन एक अच्छा प्रोबायोटिक फूड है, वो आप अपने हर मील में, जैसे मेरे हर मील में कर्ड या छाछ होता ही है, बिकॉज एज वो गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आपको सूट करता है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप दोपहर को खिचड़ी खा सकते हैं, तो खिचड़ी इज़ अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ब एंड प्रोटीन टुगेदर, तो वो शुगर स्पाइक नहीं करती है, इंसुलिन स्पाइक नहीं करती है। तो साथ में आपको हाई प्रोटीन के लिए अगेन आप जो भी दाल अगर आप ले सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और फाइबर के लिए अगर आप ले सकते हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा आप वेजिटेबल्स वाली अगर खिचड़ी खा सकते हैं, तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है। और अगर आप ज़्यादा कार्ब वाला खाएंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग ये रिलेट करेंगे कि उनको 1-1.5 घंटे बाद बहुत ही आलस, नींद, ये सारी चीज़ें आती है। तो ये इसी वजह से आती है क्योंकि आप हाई कार्ब से आपका शुगर स्पाइक हुआ है, इंसुलिन आपकी बॉडी में ट्रिगर हो जाता है कि भाई चलो इंसुलिन भेजो, बहुत सारा कार्ब आया है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करो और उसको आप भेजो सेल्स के अंदर। और जैसे ही ये हो जाता है तो वो स्पाइक नीचे आ जाती है, फिर आप को वो नींद, थकान, फटीग, ये सारी चीज़ें आती है, आपको थोड़ा सा लेथार्जिक फील होता है। तो हाई कार्ब अगर आप मील लोगे तो ये डेफिनेटली होगा। तो इसको काउंटर करने के लिए आप साथ में फैट और प्रोटीन का अच्छा कॉम्बिनेशन लेंगे, तो ये स्पाइक और ड्रॉप बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक नहीं होंगे, वो थोड़े से आराम से आप उसको नेविगेट कर सकते हैं। और अब बात करेंगे बहुत ही एक डेलिकेट या नोटोरियस टाइमिंग की, जो कि है 4 बजे की भूख। ये टाइमिंग को संभालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि हाई प्रोटीन, हाई फाइबर वाली चीज़ जैसे मखाना हो गया, रोस्टेड चना हो गया, तो ये साथ में आप ले सकते हैं। और तो आपको सिर्फ 2-3 घंटे निकालने हैं,
तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। और इसीलिए हमने ना ये टाइमिंग के लिए ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट निकाला है कि आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए, आपके हार्मोन्स जो होते हैं, जो उस टाइम पे आप लेप्टिन और ग्रेलिन का जो एक इम्बैलेंस चल रहा होता है आपकी बॉडी में, ये जो 2 हार्मोन होते हैं जो आपको भूख लगने का सिग्नल और शांत होने का सिग्नल देते हैं भूख को, इसको मैनेज करने के लिए हमने ओजीवा का जो ACV मोरिंगा निकाला है। ये एक रामबाण इलाज है। इसको अगर आप एक एफर्वेसेंट टैबलेट आप ले लो उस टाइम पे, तो आपको 3-4 घंटे जो आप डिनर के पहले आपको जो क्रेविंग्स हो रही है, इसको कंट्रोल करने में बहुत हेल्प होती है। तो आप ये भी एक ट्राई कर सकते हो कि एक एप्पल साइडर विनेगर, मोरिंगा और सिनेमन का इसमें कॉम्बिनेशन है और बहुत ही टेस्टी फॉर्म में आता है। तो आप उस टाइम पे आप उसको पी लो। तो ये भी एक 4 बजे वाली स्नैकिंग का बहुत अच्छा एक उपाय है। ओके, अब बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, जो कि डिनर है, जो कि बहुत ही लाइट होना चाहिए। और अगर आप इसको लाइट रखते हैं तो आपकी स्लीप बेटर होती है, आपको अननेसेसरी स्पाइक्स नहीं होती है। और जितना अर्ली आप डिनर कर सकते हैं, अराउंड 7-8 बजे अगर आप डिनर कर लो, जिसमें आप बहुत ही लाइट रखो। आप मिलेट की रोटी, खिचड़ी, थोड़ा सा दही अगर आपको जमता है, छाछ जमती है तो भी आप ले सकते हो, और साथ में थोड़ा सा घी वाली अगर चीज़ें ले लो, हल्का फुल्का, ज़्यादा घी नहीं बट बहुत कम। ये अगर आप सिंपल कार्ब्स, हल्के कार्ब्स, हल्का सा आपका प्रोटीन का बैलेंस, और आप सब्ज़ी में आप टिंडा या आप लौकी की सब्ज़ी, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, ज़्यादा मसालेदार नहीं। ये अगर आप करते हैं डिनर, इसके बाद मैं बताऊंगा कि एक फैट बर्नर जो आप डिनर के साथ आप ले सकते हो, वो है डिनर 7-8 बजे करने के बाद 10 मिनट का वॉक। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हेल्दी हैबिट्स कौन सी होनी चाहिए अगर आपको एक हेल्दी डिजीज़ फ्री लाइफ अगर जीनी है। तो मेरा एक मंत्रा है, मैं SHIELD शील्ड प्रिंसिपल पे काम करता हूँ। S स्टैंड्स फॉर स्लीप। स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे, तो इससे बड़ा आपके लिए एक बोनस पॉइंट नहीं हो सकता। H स्टैंड्स फॉर हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब आप 3 लीटर पानी, आप पानी जल ही जीवन है बोलते हैं, तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। I मतलब इनर पीस, राइट। स्ट्रेस फ्री अगर आप रहना है तो उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अच्छी चीज़ें सुन सकते हैं, आप अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं, जो भी आपको कर सको। आप अपनी स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर। तो ये अगर आप कर सकते हैं, वॉक भी कर दो, लेकिन फोकस के साथ में स्ट्रेस फ्री वे से, स्ट्रेस लेके नहीं करना। सो SHIE, E स्टैंड्स फॉर एवरीडे रिदम, यानी कि आपका जो सर्केडियन रिदम है, सुबह टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, ये अगर रिदम आप अच्छे से बना दियो तो एवरी डे आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो L स्टैंड्स फॉर लाइट मूवमेंट। तो लाइट मूवमेंट आपको करनी है, बैठे नहीं रहना है, 7 से 10 हज़ार स्टेप आपको करने ही करने हैं। और D इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इज़ डिसिप्लिन, राइट। तो अगर आप ये सारी चीज़ें एक डिसिप्लिन के साथ में करते हैं तो ये आपके लिए एक शील्ड के तौर पे काम करता है। आपकी लाइफ बहुत ही बेटर हो जाएगी, आप लॉन्जेविटी, आप ज़्यादा जिएंगे, अच्छे से जिएंगे, आपका हेल्थ स्पैन बेटर होगा। तो रादर देन आप दवाइयों पे निर्भर ना होके आप बहुत एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, और वो किसे नहीं चाहिए। परफेक्ट, इट answers almost all my question. Thank you so much. Thank you so much. I know आपको जल्दी निकलना था, but I took your time. But it was pleasure. I think we covered a lot of things, and thank you for doing this again, sir. Absolutely, pleasure is mine. मुझे बहुत मौका मिला मुझे अपनी बात रखने का, और लोगों तक ये थोड़ा नॉलेज है जो हेल्थ का, जो लोग हेल्दी बनने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं, जो कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और हम वहाँ कहाँ पे रोल प्ले कर सकते हैं, और वो खुद अपनी लाइफ को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं बेटर वे तरीके से। इसके लिए एक प्रयास था, एंड थैंक यू सो मच।
Thank you for explaining and teaching me science a little bit. थैंक यू। कैसे हो? बॉडी वॉडी बढ़ती जा रही है, हर बार जब भी आते हैं। कितनी कैलोरीज कर रहे हो एक दिन में? मैं करता हूँ 2000 कैलोरी। कभी कोई स्किनी फैट था पहले इससे कि नहीं था? थोड़ा था। आई शो यू मैं कितना गंदा हो गया था भाई। क्योंकि 2000 कैलोरीज तो फिर बहुत ही सही है यार। जगह ये मेरे को बहुत प्यारी जगह लगती है। दिस इज लाइक नहीं मतलब ये तो गोल्डन है। मेरे को लगता है ऑफिस की वैल्यू नहीं होती जब तक ऑफिस लैंडमार्क नहीं बन जाए। बहुत बढ़िया। आई जस्ट फिगरिंग आउट से लेफ्ट। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए। नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए। एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.